ओम शांति। पर नोबिलिटी वो गुण है जो कोई पद पोजीशन से नहीं पर मिलता है संस्कारों से। परायों को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाना। कल हमने विचारों को डिटेल में समझा कि हमारे विचार कितने न शक्तिशाली हैं। विचार एक बीज की तरह है, इसलिए कहा जाता है एज यू सो यू रीप। हमने देखा कि कैसे निगेटिव विचार मानसिक शक्ति खत्म कर देते हैं और हमारे जीवन में थकावट और खोखलापन महसूस होता है, और पॉजिटिव विचार शक्ति का निर्माण करते हैं। आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि। आप मुझे बता सकते हो कि आज के लोग बुद्धिवान हैं या बुद्धिहीन? आप सोचते होंगे ऑफ कोर्स हर कोई तो पढ़ा लिखा है, बहुत सारे बुद्धिमानी हैं। अब स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बुद्धिवान उसको कहा जाता है जो पहले सोचे और फिर समझे और उसके बाद ही कुछ बोले। मन सोचने का काम करता है तो बुद्धि समझाने का। पर आज का इंसान पहले ही बोल देता है, और अगर उसको कोई दूसरा कुछ समझाएगा भी तो कहेगा प्लीज़ आप है ना बीच में मत आइए, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। तो फिर उसके पास तो सोचने का टाइम ही नहीं होता है। मन और बुद्धि का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। मन सोचने की शक्ति है तो बुद्धि समझने की शक्ति है। इसलिए कहा जाता है सोच समझ कर बोलना। अर्थात सोचने का काम मन करता है लेकिन उसे समझने का काम बुद्धि करती है। यह भी कहते हैं कि मन गोरा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। लगाम हाथ में होगी तो मन रूपी घोड़ा कभी तूफान नहीं मचाएगा। घोड़ा अनुशासित रहेगा, लेकिन अगर लगाम को छोड़कर घुड़सवारी की कोशिश करेंगे तो घोड़ा हमें ज़मीन पर पटक देगा। इसी प्रकार बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में पकड़ें और मन की घुड़सवारी करने के। बुद्धि क्या चीज़ है? बुद्धि आत्मा का वह अंतर चक्षु है जिससे वह हर बात को देखती और समझती है। मन के सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि उन विचारों का एक बिंब बनाती है, और ये बुद्धि का दृश्य यानी विजुअलाइजेशन जितना शक्तिशाली होता है उतना उसमें समझने की शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि के इस अंतर चक्षु द्वारा हम केवल बाह्य या भौतिक वस्तुओं को ही नहीं देखते, परंतु मनुष्य की सूक्ष्म भावनाओं को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बुद्धि की दो विशेषताएं हैं, एक विवेक यानी विजडम और दूसरी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। विवेक युक्त बुद्धि से मानव सही और गलत को अच्छी तरह से परख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी बच्चे के सामने झूठ बोलकर देखें तो वह भी तुरंत अपने विवेक के आधार पर आपसे कहेगा ये झूठ है, परंतु उस वक़्त हम उस बच्चे को तुरंत चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी समझ नहीं है, अर्थात हमने उसके विवेक को मार दिया। तब वह बच्चा एक दुविधा में पड़ जाता है कि मेरा विवेक तो कहता है कि ये गलत है और बड़े कहते हैं मैं समझता नहीं हूँ, और शायद वह अपनी बुद्धि को मनाने लगता है कि बड़े ज़्यादा जानते हैं। फिर दूसरी बार किसी बात पर वह उस समझ का इस्तेमाल करके झूठ बोलता है, तब भी बड़ों से डांट पड़ती है कि तुम झूठ बोलते हो, ये बात तुम कहाँ से सीखी। फिर वह बच्चा बहुत असमझ में पड़ जाता है कि जब सही कहा तब कहा तुम समझते नहीं, और फिर उनके हिसाब से कहा तब भी कहते हैं मैं झूठ बोलता हूँ, तो फिर सही क्या है। और इस दुविधा में वह बच्चा उसी दिशा में आगे बढ़ता है जैसा संग या माहौल उससे मिलता है। वास्तव में बुद्धि को ये जो दो गिफ्ट विवेक और स्वतंत्रता इसलिए प्राप्त है ताकि हर कर्म विवेक युक्त और स्वतंत्र होकर करे, जिससे अपने कर्म के लिए वह खुद उत्तरदायी यानी जिम्मेवार है। भगवान उसके कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। ईश्वर हमारे कर्म में दखल नहीं करते। जिस प्रकार घर में अगर माता पिता
बच्चों के हर कर्म में दखल देने लगे तो बच्चे भी झुंझला उठते हैं और कहते हैं कि हमारे पास भी बुद्धि है, आप हमें अपने आप भी करने दो। इस तरह आज के बच्चे भी अपनी समझदारी और स्वतंत्रता से हर काम करना चाहते हैं। वैसे मनुष्य भी इस संसार में अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीना चाहता है। तभी तो कहा गया है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। जब बुद्धि हर बात को अपने अंतर चक्षु से देखती है और अच्छी तरह समझती है, फिर उसका विश्लेषण करती है, उसके बाद परखती है और इस आधार पर वह हर बात का यथार्थ निर्णय लेने लगती है। जिस तरह वकील और जज होते हैं, वकील अपना तर्क देता है, परंतु जज को हर बात के तर्क को परख कर यथार्थ निर्णय लेना होता है। वैसे ही हमारा मन एक वकील की तरह है, जो विचारों को कर्म में लाने के लिए अपना तर्क देता है, परंतु बुद्धि जज के समान है, जो हर तर्क को समझकर विश्लेषण कर उसमें सच्चाई को परख कर यथार्थ निर्णय लेती है। अगर केवल वकील की तर्क से जज प्रभावित हो जाए तो ये यथार्थ निर्णय नहीं दे सकता। इसी तरह जब हमारी बुद्धि मन के तर्कपूर्ण विचारों के प्रभाव में आ जाती है, वह भी सही निर्णय नहीं ले सकती। जीवन में हर मनुष्य के ये महसूस किया है कि जब जब उसने सही निर्णय लिया है, तब तब उन्हें एक सुकून का अनुभव हुआ है। इसके विपरीत जीवन में जब जब गलत निर्णय लिए गए हैं, तब तब अंदर ही अंदर आत्मा स्वयं को कचोटती रहती है। कुछ प्राप्ति होने के बाद भी वह प्राप्ति होने का सुख अनुभव नहीं होने देता। आज मनुष्य की बुद्धि कमजोर होने का कारण व्यर्थ और निगेटिव विचारों के प्रभाव में आ गई है, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाती। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों में बुद्धि महत्वपूर्ण शक्ति है। बुद्धि को ही अंतर आत्मा की आवाज़ कहते हैं, जो कभी गलत नहीं होती, सिर्फ उसे सुनने की आवश्यकता है। बुद्धि अपने विवेक से जब सही निर्णय लेती है, तब आत्मा सुख, शांति, आनंद आदि गुणों से भरपूर हो जाती है। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वही है जो दूरदेशी और दूरादेशी होते हैं। कई स्थानों पर यह नारा पढ़ने को मिलता है, इफ़ यू कैन परसीव यू कैन अचीव। कहावत है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप ही मिल जाते हैं। यानी आप देख सकते हैं तो आप पा सकते हैं। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आपके लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्य और लक्षण जब एक हो जाते हैं, तब एकाग्रता विकसित होती है। एकाग्रता से किसी भी कार्य में सफलता मिल सकती है। राजयोग के अभ्यास से मन शक्तिशाली और बुद्धि स्पष्ट बन जाती है। बुद्धि जितनी शक्तिशाली और स्पष्ट होगी, उतना ही निर्णय सही होगा। जैसे आंख अगर धुंधली है तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है और ठोकर भी लग सकती है, उसी तरह निगेटिविटी अंतर्दृष्टि को धुंधला कर देती है, जिसके कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उस अवस्था में लिया गया निर्णय गलत साबित होता है और बार बार निर्णय लेने से आत्मविश्वास हिल जाता है। मनोबल और इच्छा शक्ति यानी विल पावर कमज़ोर होने के कारण ही बुद्धि मन के निगेटिव विचारों के प्रभाव में रहने लगती है। स्पिरिचुअलिटी ज्ञान हमें पॉजिटिव चिंतन प्रदान करता है, जिससे मनोबल मजबूत होता है। बुद्धि के निर्णय से बुद्धि की विवेक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। सही निर्णय से व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ता है। आज का युग चुनौतियों बड़ा युग है और चुनौतियां हर व्यक्ति के सामने समय समय पर आती रहती हैं। यही चुनौतियां किसी किसी के लिए तो अवसर के द्वार खोल देती है और किसी किसी को पछाड़ने की अनुभूति कराने वाली होती है। ऐसा क्यों? देखा गया है कि जो व्यक्ति चुनौती के वक्त जीवन में सही निर्णय ले लेता है,
उसके लिए वह अवसर के द्वार खोल देती है। लेकिन जो व्यक्ति चुनौती के वक्त अल्प प्राप्ति के लालच में आकर दूरदृष्टि नहीं रखता और गलत निर्णय से निगेटिव दिशा चुन लेता है, उस बाद में जीवन में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। उसने गलत निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि धुंधली थी, इसलिए भविष्य उसके सामने स्पष्ट नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंतर्चक्षु के धुंधलेपन को दूर करने में सहायक बनता है और राजयोग के गहन अभ्यास से बुद्धि इतनी शक्तिशाली बन जाती है जो कई बार भविष्य में होने वाली घटना होती है। बुद्धि अपने अंतर्चक्षु से भविष्य में होने वाली घटनाओं को साफ साफ देख लेती है। राजयोग बुद्धि को सशक्त करने का सफल मार्ग है, जिससे सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। परंतु राजयोग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को समय निकालना पड़ता है और आज के मनुष्य के पास समय ही नहीं है। इस पर एक कहानी याद आती है। एक लड़का था, उसे नौकरी की तलाश थी। अनेक प्रयत्नों के बाद उसे कोई काम नहीं मिला। तब उसके एक मित्र ने कहा कि वह लकड़ी के एक व्यापारी सेठ के पास चला जाए, शायद वहाँ उसे कोई काम मिल जाए। वह उस सेठ के पास चला गया और उसने सेठ से अपने लिए काम मांगा। सेठ ने पूछा कि वह क्या काम कर सकता है। युवक ने कहा वह शक्तिशाली है, कोई भी काम कर सकता है। सेठ ने पूछा क्या यह लकड़ी काट सकते हो? युवक तैयार हो गया। सेठ उस युवक को पीछे गोदाम में ले गया जहाँ लकड़ी का ढेर रखा था और कहा कि यह सारी लकड़ी ही काटनी है। युवक तैयार हो गया तो सेठ ने उसे कुल्हाड़ी दी और काटने के लिए कहा। सारा दिन वह लकड़ी काटता ही रहा। दिन में अंत में सेठ ने सोचा, देखें उस युवक ने कितनी लकड़ी काटी है। उसने देखा कि युवक ने सारे दिन में करीब 25 लकड़ियां काटी थी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम्हारे में अच्छी क्षमता है, चलो तेरी नौकरी पक्की। रोज सुबह आकर शाम तक लकड़ी काटना, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। युवक खुश होकर चला गया। प्रतिदिन वह आकर लकड़ी काटता रहा। ऐसे करते 10 दिन बीत गए। फिर सेठ जी ने सोचा देखना चाहिए युवक क्या कर रहा है। जब दिन के अंत में वह देखने गए तो देखा कि युवक ने सारे दिन में सिर्फ 15 लकड़ी काटी थी। सेठ जी ने युवक से कहा कि उसकी क्षमता कम कैसे हो गई। पहले दिन तो आपने 25 लकड़ी काटी थी और 10 दिन के बाद सिर्फ 15 लकड़ी काट पाया। युवक कहने लगा कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि लकड़ी कम कैसे कट रही है, जबकि वह आलस्य भी नहीं करता और मेहनत भी करता है। सेठ जी ने उसे थोड़ी और मेहनत करने के लिए कहा। युवक ने भी स्वीकार किया और दूसरे दिन से और मेहनत करने लगा। इसी प्रकार मेहनत करता रहा और 10 दिन बीत गए। तो फिर सेठ ने सोचा कि देखें तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। तो देखा कि सारे दिन में उस युवक ने सिर्फ 10 लकड़ी काटी है। सेठ जी ने युवक से पूछा, क्या बात है, पहले दिन तो तुमने 25 लकड़ी काटी, 10 दिन के बाद 15 लकड़ी तक हो गई और आज 20 दिन में यह कार्य क्षमता कम कैसे हो गई। युवक ने कहा, सेठ जी ये बात तो उसे भी समझ में नहीं आ रही है कि इतनी मेहनत करने पर भी उसकी कार्य क्षमता कम क्यों हो रही है। सेठ जी अनुभवी थे। उन्होंने युवक से पूछा कि तुम ये बताओ कि इस 20 दिनों में तुमने कुल्हाड़ी की धार को कितनी बार तेज किया। युवक ने कहा, सेठ जी समय कहाँ मिलता है कुल्हाड़ी की धार तेज करने का, सारा दिन तो लकड़ी काटने में ही चला जाता है। अब सेठ जी ने कहा, अरे भाई उसके लिए तुम्हें अलग समय थोड़े ही दिया जाएगा। जैसे ही तुम काम पर आते हो सबसे पहले तुम्हें कुल्हाड़ी की धार तेज करनी चाहिए, तो कम मेहनत में तुम अधिक लकड़ी काट सकोगे। यह तो तुम मेहनत भी अधिक कर रहे हो और तुम्हारी कार्य क्षमता भी कम हो रही है और काम भी कम हो रहा है। परंतु यह बात उस युवक की समझने में नहीं आ रही थी। ठीक इसी प्रकार
आज मनुष्य की कार्य क्षमता कम होती जा रही है, जिस कारण तनाव बढ़ रहा है। उस वजह से फिर चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। कई बार क्रोध में आकर काम भी बिगाड़ जाता है और संबंधों में टकराव हो जाता है और संबंध खराब हो जाता है। फिर नकारात्मक विचार, हीनता के विचार चलने लगते हैं और वह समझ नहीं पाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। इन सब बातों का कारण क्या है कि अपनी बुद्धि की तार को आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन से तेज नहीं किया है। आज का मनुष्य भी यही कहता है, उसके लिए उसके पास समय नहीं है। समय मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। और सुबह सुबह अगर मनुष्य भी अपनी बुद्धि की तार को तेज कर ले तो सारा दिन उसका अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग उसके मन को सशक्त करता है तो अंतर चक्षु स्पष्ट हो जाते हैं और हर बात को सही समझकर कार्य करने लगता है, जिससे बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है और कुशलता भी आ जाती है। तभी तो गीता में कहा गया है, योग से कर्म में कुशलता आती है। अभी आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार। आप उस पर करना सोच और विचार। हम इसका आंसर देखेंगे दूसरे एपिसोड से। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी बुद्धि की तार को तेज मेडिटेशन करके। सबसे पहले ले चलते हैं अपने मन और बुद्धि को आसपास होते हुए आवाज़ों और हलचल से दूर अपनी अंतर आत्मा की यात्रा पर। चलिए देखते हैं अपनी अंतर आत्मा में मन क्या कर रहा है। दिखाई दे रहा है कि मोस्टली उसमें नेगेटिव और वेस्ट विचार ही उत्पन्न हो रहे हैं। अब मुझे पता चला इनकी वजह से मेरी बुद्धि भी कमज़ोर हो गई है और वो सही डिसीजन भी नहीं ले पा रही है। जैसे एक हाउसवाइफ जब चावल चुगती है, उसमें से सारे कंकड़ निकालकर साफ साफ चावल लेती है, तभी वो खाने के काम आते हैं। उसी प्रकार हम भी अपने विचारों में से नेगेटिव और वेस्ट को बाहर निकाल कर फेंक दें और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही को हम अपने जीवन में धारण करें। इसी तरह मुझे भी सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही चुनकर अपने जीवन में लाना होगा। ये मुझे पॉजिटिव इनपुट भी इस राजयोग का मेडिटेशन से ही मिलेगी और इन पॉजिटिव विचारों को मैं जैसे जैसे रिवाइज कर रही हूँ, सचमुच मेरा मन शांत हो रहा है और बुद्धि भी क्लियर डिसीजन ले पा रही है। अब मेरी बुद्धि इस पॉजिटिविटी को लेकर सही दिशा में चल रही है। अब मुझे कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। आज हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि हर रोज़ रात को सोने के समय और सुबह उठने के समय 5-5 मिनट ये मेडिटेशन करके अपना जीवन सफल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।